Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Students, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन और उसका यूनिट और उस यूनिट की डेफिनेशन पे डिस्कस किया था और इस बात को देखा था कि कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो किस तरह से होती है और बैटरी जो है वो उसमें वर्क करती है चार्ज को स्टोर कराने में, यानी बैटरी चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड नहीं करती। हमारा इसके ऊपर लेक्चर हो चुका है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करें, यानी डिराइव एन एक्सप्रेशन अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि आपके सिलेबस में जिस कैपेसिटर पे बात की गई है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और डिफरेंट शेप्स में कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए हम इसकी इब्तिदा इसी तरह से लेते हैं बच्चों कि हम डायग्राम आपके सामने दिखाएंगे। कुछ पुरानी बातें हैं उनको अपने अपने माइंड में रखना है, कुछ को हम साथ में रिपीट भी करेंगे ताकि हम कैपेसिटेंस से पहले एक कैपेसिटर और उसमें बैटरी का फंक्शन ये सारा कुछ देख सके। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि एक कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म C इज इक्वल टू क्यू ओवर V है। तो ये तो आपने लास्ट टाइम देखा था ना, Q इज इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस दो चीजों की रेशो है, स्टोर होने वाले चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। इन दो चीजों की रेशो कैपेसिटेंस के इक्वल है। मींस कि अगर आपने कैपेसिटेंस की मैथमेटिकल फॉर्म या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो इस रिजल्ट में इंपॉर्टेंटली यूज होने आप प्लीज गौर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले उसी तरह से बात शुरू करते हैं कि हम फर्ज करें कि दो मेटल की प्लेट्स हैं विद स्मॉल सेपरेशन एज शोन इन फिगर। दो मेटल की प्लेट्स हैं और उनकी फिगर अभी आपको दिखाई जाती है, उनके दरमियान स्मॉल स्पेसिंग है और आपको बच्चों ये भी बताया था कि दोनों प्लेट्स का एरिया एक जितना होना चाहिए। हेयर कैपिटल A बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ये आपकी बुक में दिखाया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और बच्चों जब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ए डेफिनेट पोटेंशियल, तो यही बात इस पर हमने कल काफी बात टाइम लगाया था कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो एक्चुअली बैटरी के अंदर से चार्ज निकल के कैपेसिटर में नहीं भरता, बल्कि बैटरी स्टार्ट्स टू डू वर्क। बैटरी एक्चुअली वर्क करती है। जैसे बताया था कि घर में लगी पानी की मोटर पानी पैदा नहीं करती, पानी तो मौजूद है लेकिन वो उसको उठा के टैंकी तक लेके आती है, तो एक्चुअली ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। यहाँ भी हम देखेंगे कि बैटरी वर्क करेगी और चार्ज को, यानी फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उठाती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और दूसरी प्लेट तक शिफ्ट करती है। अच्छा, इस दौरान एक बात हमने और की थी कि बैटरी जब वर्क करना शुरू करती है तो फॉर एग्जांपल एक बैटरी है वो 50 वोल्ट की है, तो जब बैटरी वर्क करना शुरू होगी तो चार्ज को बैटरी जैसे जैसे स्टोर कराती जाएगी तो बैटरी के अपने वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली ड्रॉप होना शुरू होंगे। एक बात याद रखिएगा कि हमें चार्जिंग की सूरत में आउटपुट तो मिल रही है लेकिन इसी दौरान बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं और अगर बैटरी अपने वोल्टेज ड्रॉप करना बंद कर दे तो इसका मतलब है बैटरी के लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं रहा, तो फिर चार्ज भी जो है वो स्टोर होना खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं जिन पे हमने डिस्कस करने हैं। एक वो वोल्टेज है जो बैटरी के हैं ड्रॉप हो रहे और एक वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इस्टेब्लिश हो रहे हैं। सो इनमें इनको आपने अलग अलग ही रखना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, इनको मिक्स नहीं कर देना वरना फिर कंफ्यूजन जो है वो शुरू होगी। ये आपके सामने बच्चों डायग्राम आपको दिखाई गई दो मेटल की प्लेट्स,
इनके दरमियान स्मॉल सेपरेशन। अब प्लीज गौर कीजिएगा, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। प्लीज गौर कीजिएगा, जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को एक्सेलरेट किए, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही आसानी से निकालता है। ऐसा नहीं है कि तमाम तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप इतनी होती है कि उसको बैटरी की मदद से इस तरह से निकालना आम हालात में पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके लिए कुछ टिपिकल टर्म्स हो सकती हैं, टेक्निक हो सकती है। बहरहाल फ्री इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज था, बैटरी ने उन पे वर्क किया और उनको प्लेट से निकाला। ये आप एरो देख रहे हैं, ये आपको कल भी दिखाया था। इलेक्ट्रॉन जब इस प्लेट से रिमूव होना शुरू होंगे और उसके बाद वो, तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर से गुजर रहे हैं। ये आपको स्कीमेटिकली दिखाया जा रहा है। आगे जो नेगेटिव प्लेट है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास नहीं आने देगी, लेकिन बैटरी इन पे जोर लगाती हुई, धक्का लगाती हुई, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करती हुई दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर रही है। तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाए गए वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया और जिसको शिफ्ट किए उस पे उतनी ही मैग्नीट्यूड में नेगेटिव चार्ज आया। यही वजह है कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है। ठीक है, दोनों प्लेट्स पे चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होती है। तो बच्चों, दोनों प्लेट्स पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और आप देखते हैं कि अब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई और दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और बेटा, जैसे जैसे चार्ज बैटरी जो है वो शिफ्ट कराती जाएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो पहली स्लाइड की बात हमारी मुकम्मल हुई, डायग्राम तो हमारी नेक्स्ट चलेगी और अब हम इस बात को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, यही डायग्राम अब आपके सामने है। इसको अब हमने मजीद एक्सप्लेन करना है। एक हिस्सा तो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट प्लेट थी वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और ये प्रोसेस ग्रेजुअली होता गया और बैटरी ने, अच्छा इधर देखिए, बैटरी जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है, उनको एनर्जी देती है, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर से गुजरते हुए ही जाया करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ये चूंकि अब थोड़ी सी अलग बहस है, इसकी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि यहाँ बैटरी का फंक्शन हमारा फिल वक्त सब्जेक्ट नहीं है। तो यही इलेक्ट्रॉन्स जब बैटरी के अंदर से पास करेंगे अपनी कुछ एनर्जी कंज्यूम करते हुए, तो फिर बाकी एनर्जी को वो लेके दूसरी प्लेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। आप एक बात देख रहे हैं, अगर थोड़ी सी लॉजिकली बात करें तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उस प्लेट का मैस थोड़ा सा कम होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। तो दूसरी प्लेट थोड़ी सी हैवी होती जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगली बात आपको जो बताई थी वो ये थी कि देखें, शुरू में ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है क्योंकि जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाए तो बैटरी के लिए वर्क करना शुरू में आसान था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उठाने के बाद प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन के केस में एटम की बढ़ जाती है। मींस के एक एटम ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए तो उसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियस का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी हो चुकी है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है बैटरी के वोल्टेज बड़ी स्पीड से कंज्यूम होंगे, बैटरी की एनर्जी तेजी से लॉस होगी। दूसरी बात क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन जब
ऐसी प्लेट के ऊपर ट्रांसफर होना शुरू होंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो यही नेगेटिव चार्ज प्लेट आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी करेगी। और इसका मतलब है जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अक्यूमुलेट होते जाएंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। इट मींस के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे इकट्ठा होता जाएगा तो फिर चार्ज को ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाएगा। और ये मुसलसल प्रोसेस पहले तो फास्ट था, बाद में स्लो और स्लो और स्लो, यहाँ तक के ये खत्म हो जाता है, रुक जाता है। अब चलते हैं अपने टेक्सचर की तरफ, प्लीज गौर कीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हुए, प्लीज गौर कीजिएगा, जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट हाई पोटेंशियल बनती जा रही है, जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो प्लेट लो पोटेंशियल बनती जा रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता जा रहा है। और आप ये बात देख तो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दिखा रही हैं हाई पोटेंशियल से लो। इसका मतलब है जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा हाई और लो का फर्क बढ़ता जाएगा। Remember that the charging process of capacitor is not smooth. अभी ये बात की कि ये प्रोसेस बेटा कॉन्टिन्यूस तो है, स्मूथ नहीं है। क्यों? शुरू में फास्ट था और वक्त के साथ ये ग्रेजुअली स्लो होता जाएगा। अब टेक्सचर में सारी बातें नहीं लिखी जाती जो आपके कॉन्सेप्ट में बैठ जाए, क्योंकि टेक्सचर को आपने उतना रखना होता है जितना जरूरी है। अब जितनी बात अब मैं इससे पहले कर चुका था वो आपके समझाने के लिए ही थी, तो यही चीज अब आपको क्लियर करेगी कि when potential difference between plates becomes equal and opposite to potential difference of the battery, the charging process stops. इसको जरा समझ लें। अगर आप इस सेंटेंस को समझ लेंगे तो हमारी आगे की कैलकुलेशन बहुत आपके लिए सिंपल होगी। मैं आपको इस बात को एक मिसाल से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि शुरू में आपने जब इस काम को करना शुरू किया तो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ कि हमारे पास ये बिल्कुल स्टार्ट है। बैटरी ने जैसे ही वर्क करना शुरू किया तो शुरू में ये प्रोसेस बड़ा फास्ट था, क्योंकि बैटरी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रही थी, उनको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर रही थी, और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया और दूसरी पे नेगेटिव बढ़ता गया। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बैटरी के वोल्टेज हैं जितने भी हैं, फर्ज कर रहे हैं वो वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो आपको पता है पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है, आपने पढ़ी है कि बैटरी का पोटेंशियल से मुराद है बैटरी भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर सकती है। यानी बैटरी के वोल्टेज बेसिकली वर्क पर यूनिट चार्ज की वैल्यू है। इट मींस के अगर बैटरी ने 20 वोल्ट अप्लाई किए और बैटरी ने फिर वर्क करना शुरू किया पर यूनिट चार्ज, तो बैटरी के वोल्टेज कुछ देर के बाद 20 से 19 रह जाएंगे। इसका मतलब है वर्क बैटरी को अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ा। क्यों अगेंस्ट द फील्ड है? आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ है और ये नेगेटिव प्लेट रिपेल कर रही है, लेकिन बैटरी फिर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा रही है। तो ये जो जबरदस्ती बैटरी वर्क कर रही है, तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने की वजह से बैटरी के वोल्टेज जो थे वो 20 से 19 रह गए। तो 1 वोल्ट कहाँ गया? तो आप कहेंगे वो 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। दूसरी तरफ एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरी पे नेगेटिव आया, तो इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो जीरो था, किसी प्लेट पे चार्ज नहीं था, लेकिन बाद में वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो से फर्ज करें 1 वोल्ट हो गया। तो आपने एक चीज नोट की, बैटरी का 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ और प्लेट्स के ऊपर 1 वोल्ट पैदा हुआ। अब मैं इस चीज को स्क्रीन के ऊपर अब दिखाने लगा हूं, प्लीज गौर कीजिएगा। ये जुमला जिस पे बात कर रहे थे कि इसके बाद 19 से मजीद 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ, क्योंकि बैटरी मुसलसल वर्क कर रही है और वर्क कर रही है तो उसका वर्क, उसकी एनर्जी यूज होगी, पोटेंशियल उसका ड्रॉप होगा। तो 20 से पहले 19 हुआ, फिर 18 हो गया, तो 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए और यहाँ पे चार्ज मजीद बढ़ गया। तो हम फर्ज करें कि यहाँ पे 2 वोल्ट पैदा, यानी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान 2 वोल्ट प्रोड्यूस हो गया। तो बेटा बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप होते जा रहे हैं और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि ये 18 के बाद 17,
16, 15, 14 मजीद ड्रॉप होते जा रहे हैं और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरह बढ़ता जाएगा। बेटा एक वक्त आएगा कि बैटरी के वोल्टेज रह गए 10 वोल्ट और प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी पैदा हो गया 10 वोल्ट, यानी ये 20 से कम होके 10 हो गए और ये 0 से बढ़ के 10 हो गए। अब बात समझ आई? इसका मतलब है अब बैटरी मजीद वर्क नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बैटरी जितना वर्क करना चाहेगी उतनी इसको रिपल्शन मिलेगी। मींस के अब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान इक्वल एंड ऑपोजिट टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो रिमेनिंग थी वो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लेकिन इक्वल हो गई। नेगेटिव ऑपोजिट क्यों कहा? ऑपोजिट इसलिए कहा कि बेटा बैटरी का पोटेंशियल इसके अगेंस्ट वर्क करने की एबिलिटी रखता है। तो जब बैटरी के वोल्टेज इसके एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे, यानी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल इंक्रीज करता करता इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो फिर बैटरी अब वर्क नहीं कर सकती। क्योंकि बैटरी जिस पोटेंशियल से वर्क करना चाहती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव ट्रांसफर करने के लिए, तो उस पोटेंशियल उसी इक्वल एंड ऑपोजिट पोटेंशियल की रिपल्शन है जो इनके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने दे रही। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ भेज रही है वो काइनेटिक एनर्जी अब इन इलेक्ट्रॉन्स की इतनी है ही नहीं कि वो इस प्लेट में जा सके, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिपल्शन उतना हो चुका है कि वो इस प्रोसेस को अब नहीं जारी रख सकते। तो इसका हल क्या है कि अब बड़ी बैटरी लगाएं, ठीक है, वरना मजीद ये प्रोसेस नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए। अगर मैं 50 वोल्ट की बैटरी लगाता तो 50 से वोल्टेज बैटरी के ड्रॉप होते 49, 48, 47 और यहाँ ग्रो करते 0 से 1, 2, 3। तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। जब ये 25 और ये 25 हो जाते तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के बाद बैटरी वर्क करना बंद कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। और बच्चों इस केस को हमने आइडियल लिया है, अभी बहुत सारी प्रैक्टिकल टर्म्स हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, जो हम इससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ वायर की रेजिस्टेंस की जिक्र नहीं किया, बैटरी की रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो आइडियल सिचुएशन आपके सामने रखी है। आइए अब हम अपनी बात को लेके चलते हैं। लेट क्यू, आपको बेटा ये बात बता दी थी कि दोनों प्लेट्स पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, तो उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू है Q, बी अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड एट ईच प्लेट। फर्ज कर लें कि दोनों प्लेट पे चार्ज की मिकदार Q है, तो हमने ये बात पढ़ी है Q is equal to CV in the previous class. So capacitance C is equal to Q over V. अब प्यारे बच्चों ये जो V है ये आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ये दो प्लेट्स के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। और आप फिर इस बात को भी याद रखिए कि ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, यही डायग्राम अगेन ब्रेक करने के बाद आपको याद है बच्चों V इज इक्वल टू ई डी। अच्छा ये V इज इक्वल टू ई डी कैसे लिखा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है। आप याद कीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान रिलेशन वो याद है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो माइनस तो जस्ट मैग्नीट्यूड बताता है, तो बेटा डेल्टा V को V पुट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की टर्म को आप एक ले सकते हैं, डेल्टा V को V पुट कर दें और डेल्टा R को D पुट कर दें, तो E इज इक्वल टू V ओवर D आ गया। तो समझ आई बात, E इज इक्वल टू V ओवर D, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा ED। अब समझ गए इस बात को, इसको हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन में पुट करने लगे यहाँ पर, ठीक है, V की वैल्यू ED पुट होने लगी है। आइए अब देखते हैं इसको यहाँ पर, V इज इक्वल टू ED था,
तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या आ गई, Q ओवर ई डी। वही नाउ दैट, बेटा आप मुझे ये बताएं, जब एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज की हो गई, दूसरी नेगेटिव हो गई, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता होता एक, जब बैटरी ने ये काम करना बंद कर दिया तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज को स्टोर कर गया, उस दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस्टेब्लिश हो गई। और आपको ये भी याद है प्लेट्स के दरमियान फासला संभाल रखना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड तकरीबन यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। तो बेटा E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, पता कहाँ पे, गाज लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। याद कीजिए, दो प्लेट्स के दरमियान, कौन सी प्लेट्स, जिन पे ऑपोजिट चार्ज हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू याद कीजिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं गाज लॉ की मदद से। याद है गॉसियन सरफेस ली थी रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में, ये जो कैलकुलेशन आपने की है, ये रिजल्ट इस E की जगह पुट कर सकते हैं। सो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, C इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह आपने पुट किया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। और मैं आपको बताता चलूं कि सिग्मा कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपको ये भी याद होगा कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्लेट्स पे यूनिफॉर्मली हम ले रहे हैं, यानी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पर यूनिट एरिया। तो अब इसको बेटा सिंप्लीफाई किया, ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा Q ओवर सिग्मा D मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज हमने ये बात बेटा पढ़ी थी, सिग्मा क्या होता है, Q ओवर A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को आप रिप्लेस कर दें Q ओवर A से। प्लीज गौर कीजिएगा, जब सिग्मा की ये वैल्यू की जगह Q ओवर A पुट किया तो हमारा कैपेसिटेंस का रिजल्ट क्या आया, Q ओवर ये सिग्मा की वैल्यू, बाकी सारा एज इट इज, ये Q कैंसिल हो जाएगा और A जो है वो न्यूमिनेटर में ऊपर चला जाएगा। तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो बेटा ये तो उस केस में कैपेसिटेंस है जब दो प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो या एयर हो, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ना हो। सो दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन vacuum is involved, when there is nothing between the plates. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। और बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आपके सामने है। अब इस रिजल्ट को आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इसके इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये वाली स्लाइड भी मुकम्मल हुई। मैं आपको फ्यू सेकंड्स के लिए वक्फा देता हूँ, आप इस कैलकुलेशन को अपनी नज़र से एक नज़र दौड़ा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने बताता चलूँ कि हमने क्या किया बेटा, V इज इक्वल टू ई डी, इसको पुट किया C के अंदर, तो C इज इक्वल टू क्यू ओवर V था, V की जगह ई डी आ गया। और वी नो दैट दो प्लेट्स के दरमियान जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखती हो, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैंने बताया गाज लॉ के आर्टिकल में जो एप्लीकेशंस थी, थर्ड एप्लीकेशन आपकी बुक की, इसको हम कर चुके हैं। आपको याद है ये रिजल्ट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह ऊपर आ जाएगी न्यूमिनेटर में, तो आएगा Q ओवर सिग्मा इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। मजीद क्या करेंगे, देखिए सिग्मा किसके इक्वल होता है आपको पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इस सिग्मा की वैल्यू को बेटा पुट किया और Q कैंसिल हो गया, A न्यूमिनेटर में आ गया, एंड दिस इज योर रिजल्ट। एंड दिस इज द रिजल्ट व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। आगे चलते हैं। यही डायग्राम आपको अब बार बार बता दी गई है, अब आपके लिए ये बिल्कुल नई चीज नहीं है बेटा, ये आपका रिजल्ट आप कर चुके हैं। बट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस रिजल्ट, आइए हम जरा बात इस पे करते हैं। पहली बात तो ये है, प्लीज गौर कीजिएगा, अगर प्लेट्स का एरिया छोटा होगा, फार्मूले के अंदर देखिए, अगर प्लेट्स छोटे छोटे साइज की होंगी तो कैपेसिटेंस कम होगी, यानी बैटरी ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर नहीं करा सकेगी, समझ गए। यानी चार्ज आए एक प्लेट से दूसरी प्लेट में शिफ्ट तो होंगे इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन स्मॉल साइज का एरिया होने की वजह से बैटरी जब इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगी तो प्लेट के ऊपर जल्दी डेफिशिएंसी पर यूनिट एरिया आ जाएगी, तो इधर एक्सेस पर यूनिट एरिया जल्दी बढ़ जाएगी, तो बैटरी के लिए वर्क करना मुश्किल होता जाएगा और बैटरी बड़ी थोड़ी देर के बाद मजीद चार्ज को स्टोर कराना बंद कर देगी। एरिया अगर संभाल लेंगे तो इसको इस तरह भी समझ लें बेटा, एरिया अगर संभाल होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है पर यूनिट एरिया वो भी कम होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के लिए निकालना एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। तो मुख्तसर ये याद रखें कि प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। एक बात तो ये लगी, when there is no dielectric medium between the plates, it is concluded. What we conclude from the result? Capacitance directly proportional है area of the plate के, area of the plate जितना ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, अगर आप प्लेट्स के दरमियान फासला बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। अच्छा, ये बात अब हमारी अगले आर्टिकल में डिटेल से आएगी कि इसके पीछे क्या रीजनिंग है। एक बात और देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम परमिटिविटी। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम हमारा लास्ट है। अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स रख दें, ये इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट इसकी रिजल्ट को। अगर दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो अब कैपेसिटेंस के लिए फार्मूले में ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी पहला फार्मूला था, एप्सिलॉन नॉट के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि कैपेसिटेंस पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, यानी अब बैटरी ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करा सकेगी। मैं आपको कल के लेक्चर में इस बात की रीजन के ऊपर ओपन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और सिर्फ ये रीजन नहीं बल्कि दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, और कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे फर्क आपको कल के लेक्चर में बता दिए जाएंगे जब हम बाकायदा डाई इलेक्ट्रिक का के रखने की से क्या रीजन आती है पेश, क्या ऐसे मामलात है कि जो पेश आते हैं, तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। आज आपने जस्ट इस मैथमेटिकल वर्क को ही अपने ज़हन में रखना है, इस बात का जवाब आपको कल मिल जाएगा। एनी हाउ कैपेसिटेंस पहले कम थी और अब बैटरी ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करेगी, ज्यादा देर तक वर्क करेगी। एक मुख्तसर बात आपको बता दूं कि जब बैटरी ज्यादा देर तक काम करती है तो चार्ज ज्यादा स्टोर होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, पानी की जो टैंकी जल्दी भर जाए उसकी कैपेसिटी ज्यादा है या जो देर से भरे उसकी कैपेसिटी ज्यादा है? मोटर एक जैसी हो तो आप यही कहेंगे कि जहां जो टैंकी देर से भर रही है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो यही वजह है कि जो बैटरी देर तक वर्क कर सकेगी चार्ज को स्टोर कराने में, इसका मतलब है उस केस में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है तो मैंने आपको बताया, हमारा कल की सारी स्लाइड्स इसी के ऊपर है जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स को भी इंटरलिंक करेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।